हेलो लर्नर्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडुफ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे CTET पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2019 का, और ये पार्ट 6 है। इससे पहले मैं 5 पार्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-4 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाएं। और सीटेट के साथ साथ ये जो सीरीज है DSSS, NVS या फिर KVS, कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम आप दे रहे हो, उन सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ हम पेपर 2 की भी सीरीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आपने वो भी नहीं देखी तो वो भी जाके देख लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके 50 तक क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू लर्निंग मैथमेटिक्स। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। सेकेंड, टीचर्स बिलीव अबाउट लर्नर हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। थर्ड ऑप्शन, स्टूडेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन, स्कूल्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पैक्ट चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। तो अगर आप चारों ऑप्शंस को देखोगे, एक एक करके देखते हैं। अब हमें यहाँ पर नॉट ट्रू बताना है। अब आप ये देख लो कि ट्रू कौन सा है, तो जो बचेगा वो आपका ट्रू नहीं होगा। जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, इंस्ट्रक्शंस आप किस लैंग्वेज में दे रहे हो, वो लैंग्वेज बच्चे को समझ में भी आती है या नहीं आती। तो स्कूल में जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है इंस्ट्रक्शंस के लिए, वो बहुत मैटर करती है मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है भाई। थर्ड इज सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है वो इम्पैक्ट करता है बच्चों का। तो ये हमने इससे पहले भी किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सोशियो इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड होता है बच्चों का, या सोशियो कल्चरल जो बैकग्राउंड होता है ना, वो इम्पैक्ट करता है उनकी परफॉर्मेंस को। अगर वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे उनको मैथमेटिक्स सीखने का चांस मिल रहा है तो वो सीख पाएंगे। अगर चांस ही नहीं मिलेगा तो वो कैसे सीख पाएंगे। तो स्टेटमेंट तो ये भी ट्रू है आपकी। थर्ड, टीचर्स बिलीव अबाउट लर्नर हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग आउटकम। मतलब जो टीचर का बिलीव होता है ना बच्चों के अंदर कि वो सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, वो भी कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग को इम्पैक्ट करता है। ये भी ट्रू है। तो अब हमारा नॉट ट्रू कौन सा बचा? फर्स्ट वाला ऑप्शन, कि जो एबिलिटी होती है परफॉर्म करने की एक्सेल, वो इनेट होती है, हमेशा से होती है। ऐसा नहीं है। जो सीखना चाहता है वो मैथमेटिक्स को सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है हमें, एक शाब्दिक समस्या दी हुई है, इसका प्रकार पहचानना है। क्या है क्वेश्चन? आई हैव 6 पेंसिल्स, मनीष हैज़ 2 मोर देन मी। और मनीष के पास मुझसे 2 अधिक हैं। हाउ मैनी पेंसिल डज मनीष हैव। तो ये किस टाइप का जो प्रॉब्लम है, किस टाइप का है? फर्स्ट इज कंपैरिजन एडिशन, सेकंड इज कंपैरिजन सब्सट्रैक्शन, या फिर टेक अवे एडिशन, या फिर टेक सब्सट्रैक्शन। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो वो क्या बोल रहा है, मेरे पास 6 पेंसिल हैं और मनीष के पास 2 ज़्यादा हैं। ठीक है। तो इतनी बात हमें यहाँ से क्लियर हो रही है कि कंपैरिजन तो हो रहा है यहाँ पे, राइट। कंपेयर कर रहा है वो, मनीष के पास कितनी है और मेरे पास कितनी है। दैट मीन्स इन दोनों ऑप्शन में से ही कोई ट्रू होगा। फिर उसने बोला मनीष के पास 2 ज़्यादा हैं मुझसे, तो क्या हो रहा है? एड ऑन हो रहा है ना। तो सब्ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? एडिशन की बात हो रही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है इसका टाइप क्या है? कंपैरिजन एडिशन या फिर तुलनात्मक जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इनमें से कौन सा जो है ट्रू नहीं है हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? द पोजीशन ऑफ डिजिट इन अ नंबर डिक्टेट इट्स वैल्यू। जो पोजीशन होती है किसी डिजिट की, वो क्या करती है? उसकी वैल्यू को डिक्टेट करती है। फिर इट इज़ एडिटिव इन नेचर, या फिर इट फॉलोज द बेस टू सिस्टम, या फिर इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। अब आप बताओ मैथ के बारे में यहाँ पे हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा
सही है। तो जो पोजीशन होती है डिजिट की नंबर के अंदर वो डिक्टेट करती है उसकी वैल्यू, ये ट्रू है स्टेटमेंट एकदम। फिर जो आपका सेकंड वाला इट इज़ एडिटिव इन नेचर, ये भी ट्रू है, और इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, ये भी ट्रू है। तो अब हमारा नॉट ट्रू पूछा है ना यहाँ पर, नॉट ट्रू कौन सा हो गया, थर्ड वाला, ये हमारा ट्रू नहीं है और ये हमारा हो गया राइट ऑप्शन। इसमें आधार दो की प्रणाली का पालन किया जाता है, ऐसा कहीं पे भी हिंदू अरेबिक सिस्टम में नहीं बोला जाता, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। फर्स्ट ऑप्शन है ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिंपल बेसिक शेप्स के, मतलब जो आपकी ज्यामिति है उसमें सिंपल एक बेसिक शेप जो बता दो बच्चों को, उस वहीं तक लिमिट कर दो, ज़्यादा मत बताओ। सेकंड ऑप्शन, द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जाम्पल्स। बस वो डेफिनेशन बता दे कि ज्योमेट्री ये होता है और कुछ उसके एग्जाम्पल बता दे, इतना काफ़ी होगा। थर्ड इज चिल्ड्रन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेस। बच्चों को अवसर दिए जाएं कि वो खुद से पहचान पाएं, वहाँ पे उसको अंडरस्टैंड कर पाएं, ज्योमेट्री होती क्या है, स्पेस को अंडरस्टैंड कर पाएं। फोर्थ इज डेवलपिंग एक्सटेंसिव ज्योमेट्रिक वोकेबलरी नीड नॉट टू बी एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल। कि सिर्फ एक्सटेंसिव ज्योमेट्री वोकेबलरी जो होता है डेवलप करना, वो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जब आप चारों ऑप्शंस में से देखोगे ना, तो जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है ना, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर दे रहा है आपको कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाए कि वो खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्या कर पाएँ, क्रिएट कर पाएँ, राइट। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। बच्चों को अवसर दिए जाने चाहिए कि वो समझ सकें, उस चीज़ को समझ विकसित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। ऑप्शंस आर एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, एबिलिटी टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, एबिलिटी टू कैलकुलेट इफिशिएंटली, एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फॉर्मूला इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब आप खुद सोचिए इनमें से आपको राइट ऑप्शन कौन सा लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देखो कि सिर्फ डेफिनेशंस बता देना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की, उतना क्या इनफ है मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए, नहीं, डेफिनेशन तो आप रट भी सकते हो। थर्ड ऑप्शन इज एबिलिटी टू कैलकुलेट इफिशिएंटली, कि सिर्फ आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते हो तो इसका मतलब ये समझा जाएगा आपके अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग है, ऐसा भी नहीं है। एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फॉर्मूले इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में आप करेक्ट फॉर्मूला बता पाएँ, तो सिर्फ फॉर्मूला रट लेना भी इनफ नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखो, एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, जो प्रोसीजर हो रहा है उसको जस्टिफाई कर पाएँ आप, प्रूव कर पाएँ, तो वो क्या शो करेगा, आपका मैथमेटिकल रीजनिंग करेगा कि लाइक अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, द प्राइस लिस्ट ऑफ अ वेजिटेबल्स इन अ सुपरमार्केट इज गिवन एज फॉलोज। सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्यों की सूची निम्नलिखित है। हमें क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है वेजिटेबल्स का, ओके। टमाटो का, पटैटो का, कैरेट आपका हो गया, ये बॉटल गॉर्ड हो गया यहाँ पे, फिर चिलीज एंड लेमन, इन सब का प्राइस दिया हुआ है आपको। अब ये हमसे क्या बोल रहा है, संजय बाइज हाफ kg टोमेटो, 1 kg potato, हाफ kg carrot, 250 ग्राम chilies and 6 lemon. He gives note of rupees 200 to the bill clerk at the counter. उसने काउंटर पे 200 रुपीज़ दिए। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक, उसको कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। अब देखो क्वेश्चन दिख रहा है, आई होप आप क्लियर। करते हैं अभी फटाफट से कैलकुलेशन। इसने क्या बोला, हाफ kg टमाटो, ठीक है। हाफ kg टमाटो अगर वो परचेज कर रहा है तो कितने के आएंगे, देखो 1 kg कितने के आ रहे हैं, 40 रुपीज़ के। तो हाफ kg टमाटो पे कितने रुपीज़ के आएंगे, 20 रुपीज़ के आएंगे। फिर इसने बोला 1 kg पोटैटो खरीद रहा है वो,
आधा किलो आलू, सॉरी 1 किलो आलू खरीद रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्राइस दिया हुआ ना 25, ये 1 केजी का नहीं है, ये कितने केजी का है, 2 केजी का है। अगर 2 केजी 25 रुपीज़ में आ रहे हैं तो 1 केजी कितने में आएगा, आपका जो पोटैटो है वो 1 केजी कितने का आएगा, 12.5 रुपीज़ का आएगा, ठीक है भाई, 12.5 रुपये का आ जाएगा क्योंकि 25 के 2 किलो हैं। अब बोल रहा है हाफ केजी कैरेट, आधा किलो गाजर खरीद रहा है। अब यहाँ देखो 250 ग्राम गाजर का जो रेट है, प्राइस है, कितना दिया हुआ है, 20 रुपीज़ दिया हुआ है। और हम कितना खरीद रहे हैं यहाँ पे, हाफ केजी। हाफ केजी का मतलब क्या है, 500 ग्राम, और 250 ग्राम का हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो डबल हो जाएगा इसका भाई। अगर 250 ग्राम आपका 20 का है तो हाफ केजी कैरेट कितने का हो जाएगा, 40 रुपीज़ का हो जाएगा। तो कैरेट हो गया आपके कितने रुपीज़ का, 40 रुपीज़ का हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसने बोला कि 250 ग्राम चिली खरीद रहा है ये। अब चिली का रेट क्या है, 100 ग्राम आ रही है आपकी 10 रुपीज़ की, ठीक है, यानी कि 200 ग्राम कितने की हो गई आपकी, 20 रुपीज़ की। लेकिन ये खरीद रहा है 250 ग्राम, तो आपको 50 ग्राम का इसमें और ऐड करना पड़ेगा। अगर 100 ग्राम 10 की है तो 50 ग्राम कितने की होगी, 5 की होगी, यानी कि आपकी 250 ग्राम चिली कितने की आ जाएगी, 25। जो आपकी चिली है वो कितने की आ जाएगी, 25 रुपीज़ की आ जाएगी, क्योंकि 200 ग्राम हो गई थी 20 की, उसमें हमने 5 जोड़ा तो ये कितने की होगी, 25 की होगी। अब आगे बोल रहा है 6 लेमन भी खरीद रहा है। अब यहाँ पे देखो 4 पीस का रेट दिया हुआ लेमन का कि 4 पीस आ रहे हैं 10 रुपये में। जब 4 पीस 10 में आ रहे हैं तो 2 पीस कितने में आएंगे, 5 रुपये में आएंगे। तो 4 नींबू का 10 रुपये हो गया और 2 नींबू का 5 रुपये हो गया, यानी कि 6 नींबू का कितना हो गया, 15 रुपये। तो आपके लेमन हो गए 15 रुपीज़ के। अब आप इनको आप टोटल कर लो। जब आप इन सबको टोटल करोगे तो आपको कितना आएगा, 112.5, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे 112 आएगा, पीछे से ये 0.5 जोड़ दो तो कितना हो गया, 112.5। अब यहाँ पे देखो इसने 200 रुपये दिए थे वहाँ पे काउंटर पे, तो जब इसने 200 रुपये दिए थे और 112.5 का इसने आइटम खरीदा है तो इसको कितना रुपये वापस मिलने चाहिए, इसको माइनस कर लो यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 87.5 रुपीज़ उसको वहाँ से वापस मिलने चाहिए। अब 87.5 आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप ये क्लियर हुआ हो, खुद से करना है इसको कैलकुलेट तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, आई एम अ 2 डिजिट नंबर, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। द डिजिट इन 10 प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट प्लेस आर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। जो इकाई और दहाई के स्थान पर आपका अंक है ना वो क्या है, आपकी क्रमिक अभाज्य संख्या है। ये क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर या क्रमिक अभाज्य संख्या, ऐसे 2 प्राइम नंबर जो एक के बाद एक आते हों, ठीक है। पहले तो यहाँ पे प्राइम नंबर पता होना चाहिए, इससे पहले भी मैंने एक बार बताया था प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, ओके, जो सिर्फ खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे। थर्ड ये बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, अंकों का योग 3 और 4 का क्या है, गुणज है। अब ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास देखो, 57, 23, 35 एंड 1, 3। एक एक करके ऑप्शन के थ्रू ही जाते हैं। यहाँ पे इसने फर्स्ट बोला आई एम अ 2 डिजिट नंबर, तो ये चारों ही देखो 2 डिजिट नंबर हैं, यहाँ से तो हम कुछ कैंसिल नहीं कर सकते। जो 10 प्लेस पर डिजिट है और यूनिट प्लेस पर डिजिट है ना वो कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर है, एक के बाद एक आने वाला प्राइम नंबर है। तो लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे प्राइम नंबर, देखो 1 तो होता नहीं है प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, ये 1 डिजिट आपके प्राइम नंबर हो गए। उसके बाद देखो यहाँ पे इसने बोला फर्स्ट एक के बाद एक आने वाला, 5 और 7 देखो एक के बाद एक आ रहे हैं भाई, कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर हैं। 2, 3 भी आपका एक के बाद एक आ रहा है, ये भी प्राइम नंबर हो गए कॉन्सिक्यूटिव वाले। फिर 3, 5 भी आपके कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर हैं, ओके। फिर इसने बोला 1 और 3, तो 1 तो आपका प्राइम नंबर में आता ही नहीं है ना, तो ये आपके कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा डिलीट हो गया। अब थर्ड वाला पढ़ते हैं, द सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। जब आप डिजिट्स को सम करो तो वो क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 आना चाहिए, दोनों का ही मल्टीपल होना चाहिए। अब आप यहाँ पे 5 और 7 को ऐड करो, देखो कितना आता है, 12 आ रहा है, और ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल है। फिर 2, 3 को देखते हैं, देखो 6 आ रहा है ना, तो 6 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 4 से नहीं होगा। अच्छा इज 5, 3 को ऐड करोगे तो 8 आएगा। अब ये 8 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि हमारी जो
तीनों ऑप्शन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट वाला ऑप्शन। ये एक 2 डिजिट का भी नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स भी हैं इनके यूनिट और 10 प्लेस पर, और ये जब डिजिट को सम किया जाए तो इन दोनों का जो सम है वो क्या आ रहा है? 3 और 4 का मल्टीपल भी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। द रेट्स ऑफ कार इन अ रेलवे, पार्किंग रेट दिए हुए हैं हमें यहाँ पे बेसिकली। द पार्किंग रेट ऑफ अ कार इन अ रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डिपिक्टेड एज फॉलोज। अगर आप 2 घंटे तक खड़ा करते हैं तो 50 रुपये देने हैं, 2 घंटे से ज़्यादा लेकिन 5 घंटे तक करते हैं तो 75 रुपीज़ पे करना है आपको। 5 घंटे से ज़्यादा करते हो तो 10 पर एक्स्ट्रा आर अप टू 8 आवर्स। 8 घंटे तक आप क्या करोगे? 10 पर एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा अप टू 8 आवर्स। ओके, मोर देन 8 आवर्स करते हैं अगर आप 12 घंटे तक तो आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे, और मोर देन 12 आवर्स करते हैं अप टू 24 आवर्स तक तो आपको 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है हमसे? राजीव पार्क हिज कार एट 7 AM। उसने सुबह 7 बजे अपनी गाड़ी को पार्क करा एंड कम बैक टू पिक अप इट एट 4:30 PM, और उसको शाम को 4:30 बजे उसने पिक कर लिया। हाउ मच मनी डज ही हैव टू पे? उसको कितना मनी पे करना पड़ेगा? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है तो सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसने कितने घंटे के लिए अपनी कार को पार्क किया था। देखो 7 बजे इसने अपनी कार को पार्क किया ना, तो 7 बजे से अगर हम 12 बजे तक देखें, कितने बजे तक? दिन के 12 बजे तक, तो हमारे कितने घंटे हो गए? 5 घंटे तो यहीं पे हो गए भाई हमें। लेकिन उसने कितने बजे तक करा? 4:30 बजे तक। तो 12 बजे के बाद 4:30 और बजेंगे, यानी कि आपको 4.5 घंटे उसमें क्या करना है? ऐड करना है। तो 5 में आप 4 को ऐड करो, 9 घंटे हो गए, और ये 0.5 है यानी कि आपके 9.5 घंटे हो गए। उसको कितने घंटे हो गए? 9.5 घंटे। 9.5 आवर के लिए वो अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा है। अब इन ऑप्शंस में से देख लो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो अगर आप डी ऑप्शन देखो, यहाँ पे डी वाली जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा खड़ी करते हो और वो भी 12 घंटे तक, तो आपको 150 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा 9.5 आ रहा है या 9.5 है, ये कहाँ आ रहा है? 8 to 12 के बीच में ही आ रहा है ना, यानी कि राजीव को कितना पे करना पड़ेगा? 150 रुपये पे करना पड़ेगा। यानी कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हमारा हो गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। खुद से करना एक बार तो और अच्छे से क्लियर होगा। सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं दोबारा से, तब भी अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। Which of the following is at third place when the numbers are arranged in ascending order? आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? मतलब आपको यहाँ पे इन नंबर्स को अरेंज करना है। कैसे? बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से इनको अरेंज करना है। फिर आपको बताना है थर्ड प्लेस पर कौन सा नंबर होगा। तो अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखो तो आपको पता चल जाएगा सबसे छोटा कौन सा है। देखो शुरू के चारों 7.7 पॉइंट हैं, ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला है क्या? 0.77। तो ऑब्वियसली ये सबसे छोटा होगा, तो इसको शुरू में लिखना है हमें, क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है 0.77। अब बाकी नंबर्स को देखते हैं। अब बाकी नंबर्स में देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट प्लेस पर क्या है? डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी 7 है। लेकिन यहाँ पे ये देखो जो 7 है आपका वो कौन से प्लेस पर है? डेसिमल के थर्ड प्लेस पर है ना, 7.00 है। यानी कि इसके बाद जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा आपका? 7.007, ये आ गया आपका, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं थर्ड पे कौन सा आएगा अब आपका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आपका 7 है सेकंड प्लेस पर डेसिमल के फर्स्ट प्लेस पर, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पर डेसिमल के क्या है? 0 है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये वाला नंबर आ जाएगा 7.07। फिर उसके बाद ये आ जाएगा आपका ये वाला, सॉरी ये वाला, हाँ यही आएगा। फिर उसके बाद ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें तो थर्ड प्लेस ही बताना था ना, तो आपके थर्ड प्लेस पर कौन सा नंबर आ जाएगा? 7.07, और ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है, 7.07। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। In a 5-digit number, the digit at 10 place is 8। एक 5 डिजिट नंबर है जिसके 10 प्लेस पर कौन सी डिजिट है? 8 है, ठीक है।
अब अगर आप ऑप्शन में यहीं पे देख लो ना थोड़ा सा, तो आपके 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। इसने बोला कि 10 प्लेस पर क्या है, 8 है, ठीक है। 10 प्लेस मतलब ये देखो, सबसे पहले आपका यूनिट प्लेस होता है, फिर 10 प्लेस होता है, फिर 100 प्लेस होता है, पीछे से काउंट करते हैं ना, फिर आपका 1000 प्लेस होता है, फिर आपका 10,000 प्लेस होता है। ओके, तो इसने क्या बोला है कि 10 प्लेस पर 8 है। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी 10 प्लेस पर 8 है, 8 है ना सेकंड नंबर पे, यहाँ पे भी 10 प्लेस पर 8 है, लेकिन इन दोनों में तो 10 प्लेस पर 8 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल हो गए। फिर इसने बोला डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 1/4 ऑफ द डिजिट एट 10 प्लेस। जो यूनिट प्लेस यानी कि जो पहले इकाई के स्थान पर जो आपका अंक है ना, वो जो दहाई के स्थान पर अंक है उसका क्या है, 1/4 है। तो जब आपका 10 प्लेस पर 8 है तो आपका यूनिट प्लेस पर क्या होगा, उसका 1/4 यानी कि 2 होना चाहिए। तो आपका 8 था आपका 10 प्लेस पर, तो यूनिट प्लेस पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और ये दोनों ही ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। आगे चलते हैं। द डिजिट एट 1000 प्लेस इज 0। जो 1000 प्लेस पर डिजिट है यानी कि इस वाले प्लेस पर वो डिजिट कौन सी है, 0 है। अब आप इसमें से देख लो 1000 प्लेस पर यानी कि थर्ड, यहाँ पे पीछे से 4th प्लेस पर जो है आपका कहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो वो 4th ऑप्शन में आपको यहाँ पे 0 दिया हुआ है। इसमें तो देखो थर्ड प्लेस पर ही दे दिया ना, 100 प्लेस पर दे दिया, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 60484। फिर भी हम आगे का पढ़ लेते हैं। 1000 प्लेस पर 0 आ गया। डिजिट एट 100 प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ यूनिट प्लेस। जो 100 प्लेस पर डिजिट है यानी कि यहाँ पे वो क्या है, दुगनी है किस डिजिट की, जो या यूनिट प्लेस पर है उसकी। तो 2 का दुगना कितना होता है, 4। यहाँ पे 4 आना चाहिए आपका, और यहाँ पे हमारा देखो 4 आ रहा है। उसके बाद इसने बोला यहाँ पे कि डिजिट एट 10,000 प्लेस इज थ्राइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। जो आपकी 10,000 यहाँ पे जो डिजिट है ना, वो इसकी 3 गुनी है यूनिट प्लेस वाले की, इकाई के अंक की। तो यहाँ पे 3 गुना क्या हो गया, इसका 6 हो गया। तो 6460482 ये ही हमारा आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, लास्ट क्लास में शायद मैंने कोई क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बता दिया था, मतलब बोलने में थोड़ी सी गलती हो गई थी, आंसर सही बताया था, उसको देख लेते हैं एक बारी। ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला था इसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू एक्सप्लेन 1/4 दैट इज लेस देन 1/3। हमें ये बताना है बच्चों को कि 1/4 जो है छोटा होता है 1/3 से, तो कौन सी स्ट्रेटेजी इसकी ठीक रहेगी। और मैंने बोला था यूजिंग पेपर स्ट्रिप। तो आंसर तो मैंने इसका सही बताया था कि जब आप एक पेपर स्ट्रिप है, दोनों इक्वल पेपर स्ट्रिप लो, एक पेपर स्ट्रिप को आप 3 भागों में डिवाइड करने को बोलो बच्चों को इक्वल पार्ट में, और एक को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को बोलो। तो यहाँ से आप बच्चों को देखने को बोलोगे कि आपको कौन सा पार्ट बड़ा लग रहा है। जिसमें आपने 3 हिस्से करे ना, जिस स्ट्रिप में, उसका हिस्सा आपको बड़ा देखने को लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें पता चल गया कि ये जो 1/4 वाला हिस्सा ये क्या है, छोटा है 1/3 से। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था इसको बस। तो ये इससे शो हो रहा है कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है बच्चों को बताने के लिए कि 1/4 जो है 1/3 से छोटा होता है, या 1/3 1/4 से बड़ा होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वैसे कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं थी, बस बोलने में मिस्टेक हो गई थी। तो ये था आज का डिस्कशन। जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बाकी के क्वेश्चन हम यानी कि सोशल जो ईवीएस वाला आपका पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।